साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से लाइव। देवेंद्र, अगर हम बात करें तो बड़ौदा सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसे अपना गढ़ मानती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मजबूती से बीजेपी टक्कर देने के लिए उतर चुकी है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह का प्रचार चल रहा है, उस बीच ये साफ है कि इस बार बीजेपी जिस तरह के दावे और वादे जनता के बीच जाके किए हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसके गढ़ में मात देने के लिए बीजेपी हर तरीके से जो प्रचार है उसको बेहतर तरीके से लाना चाह रही है। लोगों के बीच उस विकास कार्य को गिराने की कोशिश की जा रही है जो बीजेपी सत्ता में आने के बाद किए गए हैं। तो यही नहीं, इसके अलावा लोगों के बीच जाकर बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से जब कांग्रेस प्रत्याशी लगातार रहे तो जो विकास कार्य नहीं हो पाए वो बीजेपी ने कराए। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं विकास की राह पर इस चुनाव प्रचार में लगी हुई है और कांग्रेस को मात देने के लिए लगातार प्रयासरत है। चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, तमाम बड़े नेता लगातार बड़ौदा में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जो विकास कार्य कराए गए हैं उनको बाकायदा बताया ही जा रहा है। ये नहीं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से विकास का वो पॉइंट जनता के बीच रखा गया है और उसी आधार पर, इसी केंद्र बिंदु के आधार पर आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर बीजेपी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही जो उम्मीदवार है वो जीत पाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से आज नामांकन योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहे हैं, पहले भी इसी सीट से वो चुनाव लड़े हैं, हालांकि हार उनको हाथ लगी थी, लेकिन अब का माहौल अलग है, तब का माहौल अलग था। और अब जिस तरह से उपचुनाव को लेकर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यही हो जाती है कि जब उपचुनाव किसी राज्य में होता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, क्योंकि जो विकास कार्य किए हैं वो सामने होते हैं, क्योंकि विपक्ष के सामने सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है उसकी नाकामी गिनाने के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसी को लेकर जब आज योगेश्वर दत्त अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहाँ मौजूद रहेंगे, तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो माहौल है चुनाव का वो और बदलता हुआ नजर आएगा। और दिलचस्प यही होगा, देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले जब मतदान होगा तो उस वक्त किस की किस्मत पर मोहर, किसकी किस्मत पर बटन जनता दबाती है। बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लगातार 3 बार यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली ये सीट जो लगातार जीतती हुई आई है। लेकिन खबर ये भी है और कि जब भी यहाँ पर वोटिंग प्रक्रियाएं जब सामने आई हैं और जब कांग्रेस यहाँ पर जीती है तो कहीं ना कहीं जितने वोटर्स ने वोट किए यहाँ पर उसमें कमी देखने को मिली है। हर बार कहीं ना कहीं वोटिंग प्रक्रिया में यहाँ पर कमी देखने को मिली। क्या इस बार कांग्रेस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस बार? देखिए, बिल्कुल चुनौती जरूर है सामने कांग्रेस के सामने, क्योंकि इस दफा जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो जाट लैंड पर जाटों में कहीं ना कहीं जो रोष था वो बीजेपी के प्रति नजर आया। लेकिन जिस तरह से विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई, सामान्य तौर पर जो कार्यों को देखा गया और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि जो नौकरी में पारदर्शिता लाई गई तो उसमें भी बड़ी संख्या में जाट लैंड से जो युवा हैं वो नौकरी उनको मिली है, तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा तमाम, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने अपने इस गढ़ में कहीं ना कहीं पिछली दफा जीतने की कोशिश की, कृष्ण हुड्डा यहाँ से जीते, लेकिन अब जब बीजेपी लगातार अब दूसरी बार सत्ता में है तो उसका फायदा सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जनता के माइंड में कहीं ना कहीं वो सकारात्मक चीजें रहती हैं और
और उसी को लेकर क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा पिटारा है कि हमने विकास कार्य ये किए हैं, नौकरी में पारदर्शिता लाई है और सामान्य तौर पर विकास कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण किया गया है और बड़ौदा में ऐसे जो कार्य पिछले कई सालों से नहीं हुए वो यहाँ किए गए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लोगों के जहन में उतरकर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल सकता है और इसी विकास की राह पर बीजेपी इस चुनाव में है और यही वादा और दावा लगातार बीजेपी कर रही है। तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के यही दावा कर रहे हैं कि जो विकास कार्य किए हैं उसी आधार पर बीजेपी को यहाँ से जीत मिलेगी और कांग्रेस को मात मिलेगी, क्योंकि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक प्रभाव है और उस प्रभाव को कम करने के लिए लगातार बीजेपी के तमाम चाहे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हो, चाहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश मनोहर लाल हो, वो तमाम ऐसे बड़े नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार लोगों के बीच जाकर बड़ौदा में लोगों से बात की है, वहां के सुझाव लिए हैं, तो उसका एक सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना यही होगा क्योंकि अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज योगेश्वर दत्त अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो इसके बाद प्रचार का एक अलग रुख बदल जाता है और उसके बाद देखना यही होगा कि किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जनता क्या अपना निर्णय देती है। उन तमाम पहलुओं के बीच अभी यही कहा जा सकता है कि जो चुनाव प्रचार है वो तेजी से बढ़ रहा है। देवेंद्र, अगर ऐसे में अगर हम बात करें खास तौर पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम यहाँ पर घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और अगर हम बात करें तो इनेलो ने अभी तक अपने नाम जो है यहाँ पर सबके सामने नहीं रखे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे प्रत्याशी किन किन के नाम यहाँ पर सबसे फ्रंटलाइन पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से कई नाम हैं और उन पर चर्चा भी की जा रही है। इनेलो की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से योगेश्वर दत्त को इस सीट से उतारा गया है, पहले भी इसी से चुनाव लड़े थे और अब एक बार फिर उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया है बीजेपी ने। और लेकिन अब आज जैसे नामांकन दाखिल होगा तो निश्चित तौर पर आज देर शाम तक कांग्रेस और इनेलो भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगी और क्योंकि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला लगातार प्रचार में जुटे हुए थे, दिग्विजय सिंह चौटाला भी प्रचार में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर काम कर सकता है कि जेजेपी और बीजेपी एक साथ अपने गठबंधन के उम्मीदवार के साथ चुनाव मैदान में है। तो इसका सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो को और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, अगर ऐसे में हम बात करें तो चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं जब चुनाव की तारीख नजदीक होती है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू होता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो अभय चौटाला ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया है कि बीजेपी और बीजेपी के बीच में अंतर कला जो है वो काफी देखने को मिल रही है। उनका ये भी कहना है कि जब चुनाव जीतेगी तो आने वाले समय में गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं, निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से लगातार की जाती रहती हैं और सीधे तौर पर ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस से सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जोश भरने का वो काम कर सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य है ओम प्रकाश चौटाला का वो ठीक नहीं है। तो अब कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के बीच जाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के मार्फत इस तरह की बातें कर सीधे तौर पर इनेलो की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो जज्बा और जो जोश कमजोर पड़ता हुआ कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा था उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की जाए और ये ओम प्रकाश चौटाला का सीधे तौर पर कहा जा सकता है सीधे जो अपने कार्यकर्ता है उनसे जुड़ाव होने का एक इस पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव इस इलाके में और इसके अलावा लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। तो सीधे तौर पर देखिए, विपक्ष को चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है। लेकिन इस बीच जिस तरह का जो रूट मैप लेकर चल रही है बीजेपी और विकास के नाम पर चुनाव मैदान में है, तो वो एक बड़ा पॉइंट है और वो कितना कारगर साबित होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
बिल्कुल ऐसे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी सामने आएंगे या फिर अगर हम बात करें कि इनेलो की तरफ से जो भी प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे वो योगेश्वर दत्त को कितनी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते होंगे, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल योगेश्वर दत्त खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में आए हैं और अच्छी जानकारी कह सकते हैं कि हरियाणा के बारे में, जो हरियाणा से खिलाड़ी हैं, हरियाणा के हैं वो, और सीधे तौर पर पिछला चुनाव भी लड़े हैं, तो राजनीति के दाव पेच भी वो भली भांति जान गए हैं। लेकिन इस बीच यहाँ कांग्रेस की तरफ से जो भी उम्मीदवार घोषित होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कह सकते हैं कि उनके प्रभाव का उम्मीदवार होगा, उनके प्रभाव के मार्फत ही आगे चुनाव प्रचार में बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है और इनेलो के लिए एक बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि जिस तरह से खुद अभय चौटाला और लगातार कोशिशें कर रहे हैं, अलग अलग जाकर उन्होंने अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की गई। अब ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश दिया गया, तो उसके मार्फत कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बड़ी टक्कर है। लेकिन इनेलो किस तरह से फायदा उठा पाएगी, किस तरह से आगे बढ़ पाएगी, तमाम चुनौतियों के बीच इनेलो को भी आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, अगर इन तमाम चर्चाओं के बीच में अगर मैं कृषि कानून को लेकर ना हो तो कहीं ना कहीं बात अधूरी यहाँ पर दिखती है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर लगातार हरियाणा में काफी ज्यादा विरोध हो रहा है और कांग्रेस इसका खूब जमकर फायदा उठा रही है। क्या इस कानून का लगातार जब विरोध हो रहा है, इसका जो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बीजेपी को देखने को मिलेगा या फिर इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल कृषि अध्यादेश को लेकर जिस तरह की माहौल बना था, जिस तरह से प्रदर्शन किए गए थे अलग अलग इलाकों में, हालांकि हरियाणा की बात की जाए तो उस जिस तरह से पंजाब में या दूसरे राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला था तो हरियाणा में काफी कम रहा था और साउथ हरियाणा में तो इसका विरोध था ही नहीं। तो इसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी ने इस बात को समझा कि आप किसानों को समझाएंगे, किसानों के सामने बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस बात को वो समझ पाएंगे, इस अध्यादेश को समझ पाएंगे, जो 3 बिल है को समझ पाएंगे, क्या क्या इस बिल में फायदा मिलेगा, इस बात को समझ पाएंगे। तो इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी की तरफ से लगातार बड़े नेताओं के साथ मैदान में उतारा गया, उनको इस बारे में बताया गया कि अध्यादेश के क्या फायदे हैं और आने वाले टाइम में बिल के किस तरह से किसानों को फायदा मिलेगा। और एमएसपी को लेकर जिस तरह का एक बड़ा सवाल उठ रहा था तो उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया जो एमएसपी है उसी के आधार पर, उसी रेट पर अनाज है उसको खरीदा जाएगा, किसी तरह से किसान को नुकसान नहीं होगा। तो उस बात को समझाने में कहीं ना कहीं हरियाणा में तो बीजेपी सफल रही है और उस सफलता के बीच अब जो विरोध है वो विरोध कह सकते हैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आया पिछले कुछ दिनों में। और अब जब चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी है, उपचुनाव है बड़ौदा सीट पर, तो इसका निश्चित तौर पर कांग्रेस एक मुद्दा जरूर बना रही है और कांग्रेस बना